आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है सरफेस केमिस्ट्री का और आज ही हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर पे। पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे चार्ज ऑन कोलाइड्स। इसको सीखने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। देखो बेटा, हमें ये पता है कि कोलाइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोलाइड्स में अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं और उनके बीच में कोई कॉमन आयन है, तो जो ये कॉमन आयन है ये क्या होगा, ये उस कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं उस पर एब्जॉर्ब होंगे। सपोज हमने क्या किया, हमने AgI को ले लिया, है ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड AgI का सॉल्यूशन। उसमें हमने ऐड किया AgNO3। यहाँ पे क्या है, Ag और Ag कॉमन है, तो यहाँ से क्या होगा, हमने AgNO3 को एक्सेस में डाला AgI में, तो यहाँ से Ag निकल के इस पे एब्जॉर्ब होगा, तो ये क्या बनेगा AgI और इस पे क्या एब्जॉर्ब होगा, इस पे Ag पॉजिटिव एब्जॉर्ब होगा। ठीक, मैंने ये लेयर है ना बेटा, मैंने ये लेयर बना दिया, तो ये सारा क्या हो गया, अब हो गया ये पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं AgI और KI के बीच में। फिर से ये एक्सेस में ले लिया। अब क्या होगा, यहां से कॉमन क्या है, I और I कॉमन है। जब ये डिसोसिएट होगा यहाँ पे क्या निकलेगा, K पॉजिटिव और I नेगेटिव। तो अब क्या होगा, I नेगेटिव इस पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ये क्या बना AgI और I नेगेटिव। ये पूरा क्या बन गया, अब नेगेटिवली चार्ज। आया बेटा आपको समझ। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं वो चार्जड होते हैं। तो यहाँ पे क्या था, कोलाइड पार्टिकल्स बन गया, ये है ना, ये पॉजिटिवली बन गया, ये बन गया नेगेटिवली। इसी को हम बोलते हैं चार्ज ऑन कोलाइड्स। यहाँ पे क्या बेटा, चार्ज ऑन कोलाइड्स। दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों अभी हमने पढ़े हैं। कौन सी स्पीशीज क्या चार्ज शो करेगा, यहाँ पे हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स या ब्लड या मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्जड बनाते हैं सॉल्यूशन से ना, और जो नेगेटिव है वो कौन से हैं, मेटल सल्फेट्स, सॉल्यूशन ऑफ हेवी मेटल्स और सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च गम और गिलेटिन। जो अभी हमने पढ़ा चार्ज ऑन कोलाइड, तो उनसे क्या होगा, उनसे अब प्रॉपर्टी आएगी, तो वो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। फिर से हम पढ़ने के लिए एग्जांपल का सहारा लेते हैं, या उससे पहले हम क्या करेंगे, हम चार्ज के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। देखो बेटा, हमने अभी AgI, इस पे क्या आया, I नेगेटिव आया, सिंपल सा था, तो नेगेटिव चार्ज बन गया। दूसरा एग्जांपल क्या था, AgI और Ag पॉजिटिव, तो क्या बन गया, ये पॉजिटिव। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने क्या किया, हमने FeCl3 को हाइड्रोलिसिस कराया। ठीक है बेटा, क्या कराया, हाइड्रोलिसिस करवाया, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बन रहा है FeOH थ्राइस। ये क्या 100% प्रेसिपिटेट हो रहा है, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से Fe3 पॉजिटिव निकला और ये एब्जॉर्ब हो गया किस पे, इस वाले पे, ये सॉल्यूशन है ना, तो ये क्या बना, ये बना पॉजिटिवली चार्ज। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, FeCl3, इसको लगाते हैं हम किसके साथ, NaOH के साथ, है ना। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे फिर से बन गया यही FeOH थ्राइस, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, दोनों कॉमन है, तो यहाँ से OH नेगेटिव आएगा, इस पे एब्जॉर्ब होगा, तो OH की यहाँ पे क्या बन जाएगी, लेयर, सॉल्यूशन है ना। तो ये क्या बेटा, ये है नेगेटिवली चार्ज। ये आया समझ। इसी पे हम क्या डिफाइन करेंगे, इसी पे हम डिफाइन करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो
किसकी वजह से आया, जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से आया, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डबल लेयर। इलेक्ट्रिक डबल लेयर का मतलब क्या है, फिर से एग्जांपल लेते हैं। हमने AgI लिया, इस पे हमने क्या लिया, Ki लिया। तो Ki जब हमने ले लिया तो इसमें I नेगेटिव क्या है, कॉमन है। तो I नेगेटिव किस पे आया, उसने AgI पे एक लेयर बना दिया। लेकिन सोल्यूशन में क्या है, इसमें Ki प्रेजेंट है, तो ये जो Ki है ये I नेगेटिव पे क्या आएगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक बेटा, तो इसमें दो लेयर हैं, ये एक लेयर और लेयर नंबर 2 ये है। तो पहले लेयर को हम बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, दूसरे को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर। और जो ये डिफ्यूज्ड लेयर है ये मूवेबल है। ये बेटा, ये क्या है बेटा, ये है मूवेबल। तो यहाँ पे फिक्स्ड लेयर का चार्ज क्या है, फिक्स्ड चार्ज का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब जहाँ पे Ag पॉजिटिव अगर आता तो ये जो इस पे चार्ज है ये डिटरमाइन कर रहा है कि यहाँ पे लेयर का चार्ज क्या होगा। यहाँ पे क्या आया, दो लेयर हैं, पहले लेयर का चार्ज नेगेटिव है और दूसरे लेयर का चार्ज पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि जब दो अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। ठीक, जीटा पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज्ड लेयर। ये किसमें बन रहा है बेटा, ये कोलाइडल पार्टिकल्स में बन रहा है। तो हो गया क्लियर, इससे इलेक्ट्रिक डबल लेयर। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोर्सेस। फिर से मैं क्लियर करता हूं, पहले इसको हम बोलते हैं दूसरे को इलेक्ट्रोफोर्सेस। हमने क्या किया, हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए यहाँ पे। ये इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, ये वाला है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, तो इसको हम बोलते हैं एनोड, है ना। दूसरे को हम बोलते हैं कैथोड। अगर यहाँ पे हमने कोलाइड डाला, और कोलाइड क्या होते हैं, चार्जड होते हैं। यहाँ पे दो स्पीशीज हैं, नेगेटिवली चार्जड भी, पॉजिटिवली चार्जड भी। जो पॉजिटिव चार्ज है वो जाएगा कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज है वो जाएगा एनोड की तरफ, है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसे क्या होगा, ये हम यूज करेंगे प्योरिफिकेशन मेथड में, कि कहाँ पे हम मतलब पॉजिटिव को अलग करेंगे, नेगेटिव को अलग करेंगे। यहाँ पे सिंपल होता है बेटा, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो फिर क्या किया हमने, जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे अलग अलग हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। तीसरा इसमें कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। ठीक, ये सिंपली क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, कोलाइडल सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना प्रेसिपिटेट में। कैसे करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने में हमें एक चीज की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, है ना। लेकिन इस इलेक्ट्रोलाइट को हम इसमें एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कोगुलेशन एजेंट, कोगुलेशन एजेंट या फ्लोकुलेशन एजेंट। ये क्या करता है, ये प्रेसिपिटेट कैसे बनाता है, यहाँ पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये अब होता है चार्जड, और जो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ये भी होता है चार्ज। जब चार्जड प्लस चार्जड मिलते हैं, यहाँ क्या बनता है बेटा, न्यूट्रल बनता है, और न्यूट्रल पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं। देखो बेटा, अगर हमने AgI ले लिया यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्जड है ना, और दूसरा हमने AgI ले लिया, ये फिर से नेगेटिव चार्ज है, क्या ये आपस में मिलेंगे, नहीं। ये आपस में कब मिलेंगे, जब ये दोनों न्यूट्रल होंगे। जब ये दोनों न्यूट्रल होंगे, ये आपस में मिल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज K पॉजिटिव हमने इसमें डाला, है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो इससे क्या होगा, जब न्यूट्रलाइज करेगा,
ये आपस में मिल जाएंगे और क्या होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे, मतलब पार्टिकल आपस में मिल जाएंगे, ये एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब हम कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट और कोगुलेशन एजेंट कि ये यहाँ पे क्यों न्यूट्रल हो। अगर सोल्यूशन यहाँ पे पॉजिटिव हुआ तो हम इसके लिए नेगेटिव वाला यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव हुआ, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या चाहिए यहाँ पे, नेगेटिव। अगर नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव। तीसरा है इसमें, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर हम तीसरा वाला डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको बोलते हैं हार्डी-शेज़ुल रूल, है ना। ये कौन सा है, हार्डी-शेज़ुल रूल। इसका मतलब क्या है, किसी भी कोगुलेटिंग एजेंट की जो कोगुलेटिंग पावर होती है, कोगुलेटिंग पावर का मतलब क्या, एक कोलाइड को प्रेसिपिटेट बनाने की पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके चार्ज पे। सिंपल है ना। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास Na पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है और हमारे पास Al3 पॉजिटिव है, ये तीन है। अगर हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये नेगेटिव चार्जड है, तो इसी को हमें क्या करना है, प्रेसिपिटेट बनाना है। तो पहले इस प्रेसिपिटेट तो बनाएंगे, लेकिन नेगेटिव को हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए पॉजिटिव, तो हमने क्या लाया यहाँ पे, पॉजिटिव। लेकिन हम इसमें कौन सा ऐड करें कि जो ये प्रेसिपिटेट बने ये जल्दी बने, है ना, कोगुलेटिंग पावर ज्यादा हो। तो वो कोगुलेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, चार्ज पे। तो ये Ag3 पॉजिटिव को ज्यादा होगा Mg2 पॉजिटिव से और ज्यादा होगा Na पॉजिटिव से। ठीक, या अगर इसको पॉजिटिव लें तो हमें नेगेटिव स्पीशीज चाहिए, Cl नेगेटिव है, SO4 नेगेटिव है, या हमारे पास PO4 नेगेटिव है। तो किसका ज्यादा है इस पे, इस तरफ ज्यादा है। आया समझ आपको, हार्डी-शेज़ुल रूल क्या कहता है, कोगुलेट कोलाइडल सॉल्यूशन इन 2 आवर्स। अगर हम इसका मतलब देखें तो एक कोगुलेटिंग एजेंट की कितनी मिलीमोल्स हमें चाहिए कि वो कोलाइडल सॉल्यूशंस को 2 घंटे में कंप्लीट प्रेसिपिटेट बनाए। ठीक है बेटा, तो जो कोगुलेटिंग पावर है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू। तो क्या है कोगुलेटिंग वैल्यू, कि कोगुलेटिंग जो एजेंट है वो कितने मिलीमोल्स हमें चाहिए कि वो क्या करें, कोगुलेटिंग सॉल्यूशंस को 2 घंटे में कंप्लीट प्रेसिपिटेट बनाए। कोगुलेशन क्या है, कोगुलेशन का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशंस को प्रेसिपिटेट बनाना, है ना। तो प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट ये कितना हमें चाहिए, लेकिन किसमें, मिलीमोल्स में पर लीटर, है ना, कि हम इसको कंप्लीट बनाए क्या, प्रेसिपिटेट, लेकिन 2 घंटे में टाइम दिया हुआ है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास, हमें क्वेश्चन करते हैं इससे, आपको समझ आएगा। हमारे पास 5 लीटर ऑफ 2 मोलर KCl है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें कोगुलेटिंग वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 5 लीटर में कितने मोल्स होंगे, पहले मोल निकालेंगे। 5 लीटर में 10 मोल्स होंगे, है ना। तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में 10/5 मोल्स, मतलब 2 मोल्स होंगे। हमें पर मोल निकालना है ना, तो पर मोल आ गया 2 मोल्स, लेकिन हमें मोल्स में नहीं चाहिए, हमें मिली मोल्स में चाहिए। तो कितना बेटा, 2 इंटू 1000, तो कितना हो गया, 2000 मिली मोल्स, इसका आंसर। ठीक है बेटा। अब दूसरी टर्म है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव सोल्स और प्रोटेक्टिव सॉल्यूशंस, है ना। तो क्या है वो, देखो हमारे पास AgI है, इस पे लेयर क्या बन रहा है, I नेगेटिव बन रहा है।
ये क्या है, तो ये सारा क्या है, ये सारा क्या बेटा, ये है लायोफोबिक। इस पे क्या एक लेयर बन रही है, उसको बोलते हैं लायोफिलिक। ठीक, अभी आप इतना देखो है ना, ये लायोफोबिक है, ये लायोफिलिक है। जैसे AI ये वाला पोर्शन, ये है लायोफोबिक है, इसके अराउंड लायोफिलिक एक लेयर क्रिएट कर रहा है ना, जिससे ये क्या होगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं मिलेगा। अगर दूसरे के साथ ये मिलेगा तो ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक लेयर क्रिएट कर रहे हैं हर एक मॉलिक्यूल में ना। तो उस लेयर से क्या हो रहा है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं मिल रहा है। तो जब ये दूसरे के साथ नहीं मिलेगा तो ये कोगुलेट नहीं होगा। इसी लेयर को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव सोल्स। सिंपल सी बात है ना। या हम ऐसा बोल सकते हैं, सम हाइड्रोफिलिक सोल्स may act as protective soles for some hydrophobic soles and protect them from coagulation by forming a hydrophilic or lyophilic layer along a colloidal particles। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। अब जो ये प्रोटेक्टिंग पावर है ना, किसकी, जो ये लायोफिलिक है ना, ये लायोफिलिक की जो मतलब ये है लायोफिलिक लेयर, जो ये लायोफिलिक है, इसकी जो प्रोटेक्टिंग पावर है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गोल्ड नंबर से, है ना। तो गोल्ड नंबर को हम डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव सोल्स इन मिलीग्राम्स टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल्यूशन बाय एडिंग 1 ml ऑफ 100% NaCl सोल्यूशन। आपको समझ नहीं आया होगा, फिर से मैं एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ आएगा। हमारे पास एक बीकर है, इसमें अगर हमारे पास गोल्ड सोल है, गोल्ड सोल्यूशन है, लेकिन वो क्या है बेटा, वो 10 ml है, यह है गोल्ड सोल। तो इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन। ये इसका वेट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। हमने क्या डाला, हमने डाला इसमें 10% कौन सा, ब्राइन, जो इसका वेट है 1 ml। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कोगुलेट। तो हम इसमें कितना प्रोटेक्टिंग सोल्स डालें, यानी प्रोटेक्टिव सोल्स का मतलब क्या, जो ये इसको क्या बनाएगा, NaCl सोल्यूशन, इसको गोल्ड सोल्यूशन क्या बनाएगा, इसको बनाएगा ये प्रेसिपिटेट। लेकिन प्रेसिपिटेट ना बने उसके लिए क्या करना, हमें इसमें क्या डालना है, प्रोटेक्टिव सोलो डालने हैं। प्रोटेक्टिव सोल्स क्या बनाएगा, वो यहाँ पे लेयर बनाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा ना। लेकिन कितना हम डालें, हम कितना ऐड करें मिलीग्राम्स में, उसी को हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, मैं फिर से यहाँ पे मिटाता हूँ पहले इसको, मैं फिर से बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गोल्ड नंबर का। मतलब क्या है, जितना हम गोल्ड नंबर मतलब जितना हम प्रोटेक्टिव सोल्स कम डालेंगे, अगर उससे क्या हुआ, वहां पे प्रेसिपिटेट ना बना, तो हम क्या बोलेंगे, ये बहुत पावरफुल है ना। मतलब उतना ही हमें कम क्या होगा, गोल्ड नंबर होगा। फिर से ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पे गोल्ड सोल है, यहाँ पे हमने NaCl डाला, यहाँ पे हमने प्रोटेक्टिंग सोल डाला। हम ये कितना डालें mgs में, ताकि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे प्रेसिपिटेट ना क्रिएट हो। अगर हम कम डालेंगे, इसका मतलब ये पावरफुल है, जितना ज्यादा डालेंगे उतना मतलब ये उतना वीक है ना। अरे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात हम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ही कम अगर हम लें, एक ड्रॉप ले तो एनफ है। अगर वीक एसिड हम बाल्टी से भी लें तो फिर भी एनफ नहीं है ना। उनके पावर कंपेरिजन जब हम करते हैं, यहाँ पे क्या है, इसको रोकने के लिए अगर हमने क्या किया, यहाँ पे कम अमाउंट चला, इसका मतलब कि जो हम यहाँ पे प्रोटेक्टिव सोल्स का यूज कर रहे हैं वो क्या है, पावरफुल है। अगर हमने ज्यादा यूज किया तो वो पावरफुल नहीं है, इसलिए हमने क्या कहा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गोल्ड नंबर का। पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 10 ml गोल्ड सोल्यूशन, गोल्ड सोल, हाँ,
और हमने इसमें ऐड किया 1 ml 10% ब्राइन। ब्राइन का मतलब क्या है बेटा? NaCl सोल्यूशन है ना, सिंपली बोलेंगे NaOH। ठीक है बेटा, या इसका सोल्यूशन है ना, NaCl का सोल्यूशन, उसको वो या तो फिर NaOH। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 0.025 ग्राम हमने जिलेटिन डाला, मतलब ये भी दिया हुआ है, ये कितना है 10 ml, NaCl कितना दिया हुआ बेटा, ये 1 ml है, तो ये भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.025 ग्राम, है ना। तो हमें बोलना है कि इसका गोल्ड नंबर कितना होगा। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे गोल्ड नंबर निकालना है। तो गोल्ड नंबर दिया हुआ है, लेकिन देखो ये ग्राम्स में दिया हुआ है, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको मतलब मिलीग्राम में चेंज करना है ना। तो ये क्या होगा, ये होगा 25 mg, तो निकला इसका आंसर, है ना। इतना सिंपल है ये। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेटा। देखो इलेक्ट्रिक डबल लेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफोर्सेज यहाँ पे लिखा हुआ है, जेटा पोटेंशियल यहाँ पे लिखा हुआ है, कोगुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेटा। और यहाँ पे ये जो रोल यहाँ पे है ना, यहाँ पे कोगुलेटिंग पावर है, यहाँ पे प्रोटेक्टिंग सोर्स है, यहाँ पे गोल्ड नंबर है यहाँ पे। हो गया कंप्लीट ये। अब ये क्या, अब यहाँ पे प्योरिफिकेशन या प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड्स, ये क्या है, द सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसको क्या करना है, अलग अलग करना है, सॉल्वेंट को अलग करना है और कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग अलग करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्योरिफिकेशन। इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज हो रही हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, ये हमने पढ़ लिया है। बाय मिक्सिंग या एडिंग टू अपोजिट चार्जर सॉल्यूशन। पहले हम पढ़ेंगे डायलिसिस। डायलिसिस में क्या हो रहा है बेटा, देखो ये यहाँ पे हमारे पास एक एनेमल मेम्ब्रेन है, एनेमल मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, इसके जो पोर्स हो रहे हैं, इसके पोर्स बहुत ही छोटे होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या डाला, यहाँ पे हमने डाला कोलाइडल सॉल्यूशन। जब कोलाइडल सॉल्यूशन हमने यहाँ से डाला, तो यहाँ से क्या निकलेगा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनका साइज बड़ा होता है, तो कोलाइडल पार्टिकल यहाँ से पास नहीं होंगे, यहाँ से खाली पास क्या होंगे, यहाँ से पास होंगे सॉल्वेंट। तो निकला यहाँ पे सॉल्वेंट बचा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा कोलाइडल पार्टिकल, उसको बोलते हैं डायलिसिस। ठीक, अब क्या है बेटा, अब है इलेक्ट्रोडायलिसिस। फिर से सिंपल यही है डायलिसिस, लेकिन इसमें खाली क्या है बेटा, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पे प्लेस किए हैं। तो इन इलेक्ट्रोड्स का क्या काम है, यहाँ पे जो ये रेट है ना, रेट्स की, ये रेट को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये रेट को खाली इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स प्लेस करने से क्या होगा, यहाँ पे इनका जो रेट है वो इंक्रीज होगा। अगर सपोज यहाँ पे जो सेपरेशन हो रही थी ये 1 घंटे में हो रहा है, अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रोड हमने लगाया, इससे क्या होगा, टाइम कम लगेगा, मतलब जो इसकी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोफोर्सेस हमने कर लिया, अब है बाय एडिंग मिक्सिंग टू अपोजिट चार्जड सॉल्यूशन। पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर हम लास्ट वाला पॉइंट क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोफोर्सेस को पहले थोड़ा सा हम फिर से डिफाइन करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे फिर से दो इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना। यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्जेस पार्टिकल इस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो हमें तो यही चाहिए ना, सेपरेशन, खत्म सी बात है। अब क्या है, बाय एडिंग मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज सॉल्यूशन। देखो जब हम दो अपोजिट चार्ज सॉल्यूशन को, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव को हम क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे, तो ये क्या होगा बेटा, ये न्यूट्रल बनेगा। जब न्यूट्रल बनेगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट बना तो प्रेसिपिटेट अलग, सॉल्वेंट अलग, खत्म बात है ना। अब हम लास्ट इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है कैटलिस्ट। वो आपको मैं कम ही पढ़ाऊंगा क्योंकि वो एनसीईआरटी पे अच्छे से लिखा हुआ है और बहुत ईजी है वो। उसमें कुछ बातें जो आपको बोलूंगा मैं। पहली बात है कि कैटलिस्ट है क्या, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चाहे इंक्रीज करें या डिक्रीज करें,
एक स्पीशीज है, जब हम उसको ऐड करते हैं रिएक्शन में तो इससे क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इफेक्ट होती है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर वो इंक्रीज हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। अगर अब डिक्रीज हो गई हम क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव कैटलिस्ट है। और जो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो, मतलब वो रिएक्शन की डिक्रीज कराता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कराता है, लेकिन जो नेगेटिव कैटलिस्ट है ये एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कराता है। अब जो कैटलिस्ट है इसके टाइप्स, फिजिकल स्टेट अगर हम देखें तो उससे क्या हुआ, उससे हम अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे कितने कैटलिस्ट हैं, तो पहला क्या है बेटा, होमोजेनस कैटलिस्ट है, दूसरा हेटेरोजेनस है, तीसरा नेगेटिव है, चौथा पॉजिटिव है, फिर एक है इसमें एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट उसको हम बोलते हैं एंजाइम कैटलिस्ट। तो एंजाइम कैटलिस्ट में क्या होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब अगर सपोज हमारे पास एक दो तीन रिएक्शंस है, अगर हमने यहाँ पे एंजाइम कैटलिस्ट यूज किया ये यहीं पे होगा, फिर यहाँ पे ये नहीं होगा, ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यूज होता है, एक स्पेसिफिक है ना। और ये इसकी रेट और इसकी एफिशिएंसी किन की, जो एंजाइम कैटलिस्ट है वो बहुत हाई है। क्यों, क्योंकि जो ये एंजाइम कैटलिस्ट है इनकी ग्रोथ जो है वो रैपिडली इंक्रीज होती है। तो इससे क्या होता है, जब इनकी ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज होती है तो जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक, फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है बेटा की लॉक मैकेनिज्म, है ना। इजी है, आप सारा कुछ पढ़ लो एनसीईआरटी से। अगर आपको जो लास्ट वाला टॉपिक है इसमें कैटलिस्ट, अगर वो आपको क्या हुआ क्लियर ना हुआ, या और कोई टॉपिक जो इसमें बच रहा है आपका वो क्लियर ना हुआ, तो आप क्या कीजिए, आप कमेंट कीजिए, तो अगला लेक्चर में उससे बना दूंगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।